नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय मनोहर हाय भाई। मनोहर भाई। हाय हाय, ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस के निरंतर साथ होने की वजह से आज शराब नहीं पी है। अच्छा लग रहा है। मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप के सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मेरे अनुभव यहाँ पे बोलने की मुझे एक चांस दिया। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक दिया हुआ है कि बैरियर्स इन सोबराइटी, बैरियर्स यानी कि रुकावटें, और सोबराइटी सोबर लाइफ या नशा मुक्त जीवन में आने वाली रुकावटें। तो दोस्तों, ये जो विषय है कि जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया तो शराब से दूर होने लगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि अ, मैं रुक नहीं पाता हूँ। एक बार मैं शुरू होता हूँ तो रुक नहीं पाता हूँ शराब पीने की। और अगर मैं रोक भी लेता हूँ तो वो रुकी हुई शराब, स्टेइंग स्टॉप्ड इज माय प्रॉब्लम। मतलब जो शराब मेरी रुकी हुई है उसको रुके रहना, फिर से मेरी जिंदगी में नहीं आना या फिर मैं फिर से नहीं पीऊं, वो मेरी प्रॉब्लम थी पहले से ही। क्योंकि मेरी जो अल्कोहलिज्म, जो जितने साल मैंने शराब पी है, 17-18 साल, तो मैंने कई बार शराब बंद की हुई है। हालांकि अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मेरा जो टाइम है या फिर जो मैंने शराब से दूरी पाई है वो सबसे ज्यादा है। पहले मैं दूर रहता था, लेकिन मेरे जो ख्याल थे या फिर जो एक ऑब्सेशन बोलते हैं, हमारा जो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, वो ऑब्सेशन हमेशा रहता था कि अ, अब ये मेरी जो बीमारी है या जो मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है, ये अगर ठीक हो जाए ना तो अ, मैं फिर शराब के मजे लूंगा। या फिर मेरे दोस्त पी रहे हैं, मेरे दोस्त अभी एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक में गए हुए हैं, तो अगर मेरी ऐसी हालत नहीं होती या फिर मेरा पैर टूटा नहीं होता या फिर मैं अगर बीमार नहीं होता तो शायद मैं भी एंजॉय कर रहा होता। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में ये चीजें घूमते रहती थी कि मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिले शराब पीने की। बट अल्कोहलिक एनोनिमस में आने आने के बाद या फिर यहाँ पे निरंतर आने के बाद अ, आज मुझे वो जो ऑब्सेशन है या जो वो खिंचाव है, वो मुझे महसूस नहीं होता है। मैं इसमें मतलब मेरा कुछ कराया कराया नहीं है। ये सब जो भी है अल्कोहलिक एनोनिमस का जो फेलोशिप है, उसके जो भाई लोग की जो शेयरिंग है, 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, मेरा जो स्पॉन्सर है, लिटरेचर जो है, मैं निरंतर ए के टच में रहता हूँ, ये सब की वजह से मैं आज सोबर हूँ। तो सोबर रहना भी मेरे लिए एक मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है। क्योंकि मुझे जो है शराब से दूर रहना, कैसे रहना, या फिर शराब नहीं पीऊंगा तो कैसे जीऊंगा, या फिर शराब के बिना भी कोई जिंदगी होती है, तो ये मेरी सोच थी पहले दोस्तों। तो ऐसा क्या असर हुआ था मेरे दिमाग पे शराब का कि मुझे मेरी शराब या फिर मेरी शराब और मुझे, मेरे बीच में या फिर मेरे अगल बगल में कोई दिखाई नहीं देता था। वो फिर मेरे घर के रिश्ते हों या फिर मेरी जिम्मेदारियां हों, या फिर मेरे मेरी जो शारीरिक हालत हुई है, या फिर मैं समाज में आज कहाँ खड़ा हूँ, ये सब कुछ भी नहीं दिखता था मुझे। मुझे सिर्फ शराब शराब और मैं, और मेरे शराब और मेरे बीच में अगर कोई आए तो वो मेरा दुश्मन हो जाता था। तो वो फिर मेरी माँ क्यों ना हो, मेरी बीवी क्यों ना हो, मेरे पिताजी क्यों ना हो, है ना, तो ये मेरे दुश्मन हो जाते थे। और मैं उनको इस तरह नफरत करने लगता था कि मुझे ऐसे लगता था कि ये लोग अगर मेरे जिंदगी में ना भी हो ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर ये मेरी बीवी अगर मुझे छोड़ के चली भी जाए ना तो बहुत बार तो वो चली भी गई थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये वापस ना भी आए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे सिर्फ शराब चाहिए यार। ये सब लोगों का होना या ना होना मेरे लिए मायने नहीं रखता है।
ये मेरी सोच थी और इस कदर मैं शराब के झमेले में बोलिए या फिर प्यार में पड़ गया था। तो दोस्तों जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मुझे यहाँ पे बोला जाता है कि ये एक डिसीज़ है, ये एक बीमारी है। तो ये डिसीज़ क्या है ये मुझे समझने में काफ़ी वक़्त लगा। अ एब्सेंस ऑफ ईज़ एंड कम्फर्ट मैं जो महसूस करता हूँ शराब पीने के बाद, जो सुकून मुझे मिलता है, जो जो मज़ा मुझे मिलता है, तो ये जब मैंने शराब मेरी शुरू की थी शुरू-शुरू में जैसे बिग बुक में हमारे लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन एसेंशियली ड्रिंक बिकॉज़ दे लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल। उसका जो इफ़ेक्ट है, इस उसका जो असर है, मेरे दिमाग में इस तरह मुझे लगा था कि यार मुझे लगता था कि यार ये लोगों को शायद पीने नहीं आती है। लोग पीने के बाद जो झगड़े करते हैं या फिर बहुत सारे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो शायद उनको पीने नहीं आता, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब मैंने पहली बार पिया था तो मुझे वो फीलिंग आई थी कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार मतलब मनोहर एक जो शर्मीला किसी से बात नहीं कर सकता था, एक कॉन्फिडेंस नहीं, मुझ में कुछ तो कमी है, वो वाली भावना आती थी मुझे। और जैसे मैं वो शराब पीता था या फिर मैं जो भी पीता था, तभी बियर पीता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो जो फीलिंग है ना कि वो कुछ अलग ही होती थी मेरी कि यार ये कमाल की चीज़ है ना? तो मैं जिन लोगों के साथ पीता था उस वक़्त, जो मेरे जो भी दोस्त थे वो लोग बोलते थे कि चलो अभी खत्म हो गई, अभी चलते हैं, घर चलते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार और मँगाना चाहिए, थोड़ी-सी और मँगाते हैं यार। मतलब मुझे वो जो मज़ा है ना, मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ी और पीऊँगा तो और मज़ा आएगा यार। मतलब वो लोग सोचते थे कि बस हो गया यार, अभी चलते हैं घर पे, घरवालों को पता चल जाएगा। लेकिन मुझे वो सब लेना-देना नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि और थोड़ी मँगाते हैं, चाहिए तो मैं पैसे देता हूँ। तो ये जो मज़ा था ना मुझे शराब ने पहली बार दिया था, या शुरू-शुरू में दिया था, तो मैं शराब के बिना मेरी ज़िंदगी में सोचता नहीं था कि मैं कभी पिकनिक जाऊँ तो मुझे शराब शराब चाहिए भाई। पिकनिक पिकनिक में जो है शराब का मज़ा नहीं हो तो फिर वो पिकनिक कैसी पिकनिक होगी? या फिर शादी-ब्याह में अगर कोई डांस करना है तो शराब चाहिए। तो ये जो शराब के प्यार में मैं पड़ गया था, मैं शुरू में जो मूवीज़ वग़ैरह देखता था, मूवीज में पिक्चरों में अगर देखेंगे तो मैं देखता था कि जब बड़ी-बड़ी पार्टियां होती है, सूट वूट पहन के लोग दिखाई देते थे, उनके हाथों में वो शराब का ग्लास होता था और कोई तो एक डांसर नाच रही है बीच में और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ यार। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यही सही लाइफ है यार, इसको ही तो बोलते हैं मजा, है ना? तो ये जो शराब ने मुझे एक फ़ील कराया था कि यार मैं मतलब ज़मीन से थोड़ा आकाश की तरफ उड़ रहा हूँ। एक बोलते हैं ना कि एक जो डर है वो निकल जा गया था मेरा। मैं लोगों से बात करने लगता था। तो ये मुझे बार-बार चाहिए था। हालाँकि मैं उस वक़्त कमा नहीं रहा था। मेरे फ़ादर की जो पॉकेट मनी थी उससे मैं चुरा-चुरा के पीता था। लेकिन शुरू में मेरे पास चॉइस थी। मैं कब पीऊँ, किसके साथ पीऊँ, ये सब मैं डिसाइड कर पाता था। मैं कितनी पीऊँ ये डिसाइड कर पाता था। लेकिन मेरी लाइफ में जो निरंतर बोलते हैं ना कंसिस्टेंटली मैं जो शराब पी रहा था, तो वो क्वांटिटी भी बढ़ी और वो जो कंसिस्टेंसी है वो भी बढ़ी। तो जो जो मैं क्वांटिटी पिया करता था, जैसे शुरू में मैंने 1 ग्लास बियर से शुरू की तो फिर मैं 2 ग्लास पे आया, फिर वैसे बढ़ते-बढ़ते फिर कभी व्हिस्की पे आ गया, तो कभी पता नहीं चला कि बियर से पैसे वेस्ट हो रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, तो व्हिस्की पी के देखते हैं, तो व्हिस्की फिर ऐसा ऐसी अवस्था में मैं आ गया कि मेरे लिए ब्रांड कुछ मायने नहीं रखता था। मतलब मैं व्हिस्की दो, रम दो, वोडका दो, जिन दो, कोई भी दो, मैं पी लूँगा। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि शराब जो कोई भी शराब पीना मतलब मेरे जैसा शराबी सोचता था कि एक अचीवमेंट है। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि जैसे हम अगर पिकनिक पे गए या किसी की शादी-वादी है तो जैसे हमको शराब ऑफर करता था कोई, बोलता था कि ये ब्रांड की है। तो मेरे दोस्त लोग जो है वो बोलते थे कि नहीं यार ये ब्रांड की हम नहीं पीते, तो चलो खाना खा लेते हैं, आज शराब नहीं पीते। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था बॉस। मैं
ब्रांड कौन सी है वो छोड़ो यार, शराब है ना वो दो मुझे। तो वो फिर रम हो तो भी चलेगी, विस्की हो तो भी चलेगी, कुछ भी चलेगी मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे नाचना है ना, अभी मुझे एंजॉय करना है। तो ये सब मैं देखता था, शराब शराब ने जो एक जीना सिखाया था मुझे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि बोलते हैं ना कि मेरा जो बीमारी का जो पार्ट है कि मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटेड रहता हूँ। हमेशा असमाधानी, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट रहने वाला मैं इंसान, कि मेरी ज़िंदगी में पैसे नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अच्छी लड़की नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अच्छी बीवी नहीं मिली है मुझे, मैं अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ़ चाहिए। मैं सपनों में जीने वाला इंसान, कभी समाधान ही नहीं रहता था मैं, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, ठीक से घरवालों से, मेरे माता-पिता से ठीक से बात नहीं करता था मैं, कुछ भी उत्तर दो तो चिढ़ के ही बात करता था। तो वो लोग भी डरते थे मुझसे कि यार इससे बात करें तो कैसे करें, है ना? तो जैसे ही मैं शराब पी के शराब पीने जाता था, या फिर मैं घर से जब निकलता था तो शराब पीने के बाद मेरा जो रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट जो नेचर रहता था वो चले जाता था, वो खुश हो जाता था मैं। तो मैं जब घर आता था ना तो मैं फ्रूट लेके आता था, आइसक्रीम लेके आता था। तो घर वालों को बोलता था अरे खाओ, मैंने लाया है, ये लाया है, वो लाया है। तो ये वो लोग भी देखते थे कि ये जाते वक्त इतना झगड़ा करके गया, चिड़चिड़ा बन के गया और आते वक्त इतने प्यार से बात कर रहा है, मतलब इसको हो क्या गया, अचानक से ये बदल कैसे जाता है। तो ये जो इफेक्ट है ना शराब मुझे दे रही थी, तो मुझे जो अच्छापन महसूस होता था वो सिर्फ शराब पीने के बाद ही होता था। जैसे एक बोलते हैं ना कि एक इंसान को जो शराब की जो क्रेविंग है, जैसे मैं अभी कहीं पे बैठा हूँ तो मुझे अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो मैं छटपटाने लगूंगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ होगी। तो शराब मेरे लिए वही काम कर रही थी, अगर मुझे शराब ना मिले तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता था, छटपटाहट होती थी। और जैसे ही शराब मिले तो मेरी वो जो बेचैनी है वो दूर हो जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हुई कि मैं जो कभी-कभी पीने वाला, ओकेशंस पे पीने वाला, वो मैं रोज पीने लगा धीरे-धीरे। तो दोस्तों ये जो मेरे लाइफ में मेरे बिग बुक में लिखा हुआ है कि ये प्रोग्रेसिव, अनक्योरेबल और फैटल डिसीज है। ये हमेशा बढ़ते जाने वाली बीमारी है। तो मेरा जो चिड़चिड़ापन था, मेरा जो असमाधानी था, मैं जो असंतुष्ट रहता था, ये हमेशा बढ़ते जा रहा था। जैसे कि अभी मैं लाइफ में मेरे दोस्त लोग तरक्की कर रहे हैं तो मैं पीछे रह गया। इस बात की मुझे हमेशा चिंता होती थी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ यार, पीछे रह रहा हूँ मैं। तो मुझे इस बात की खुशी नहीं होती थी कि वो लोग आगे चले गए, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं पीछे रह गया यार। तो इस बात को मुझे स्वीकार करने नहीं आता था, या फिर जो मैंने अभी पहले बताया कि मेरी जो कंडीशन है वो मुझे स्वीकार करने नहीं आती है। तो मेरी जॉब जो है, मेरी जॉब जो मैं जॉब कर रहा था वो मेरी जॉब ठीक नहीं है यार, इससे अच्छी जॉब मिल जाती तो मजा आ जाता लाइफ में, या फिर मेरा प्रमोशन हो जाता, या फिर मुझे सैलरी में अगर इंक्रीमेंट हो जाती तो थोड़ा अच्छा हो जाता। ये हमेशा मैं सोचते रहता था, होता नहीं था। उसकी वजह से हमेशा मैं चिड़चिड़ा, बेचैन रहता था, है ना? तो मैं जब कार भी लिया मेरी लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने कार ली, तो मैं 4-5 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार इससे एक हायर मॉडल ले लेता या फिर ये ब्रांड की ले लेता तो अच्छी रहती थी। तो जो मैं असमाधानी रहता था हमेशा, या हमेशा संतुष्ट नहीं रहता था ना, ये बढ़ते जाता था मेरा। मतलब जैसे-जैसे मेरी जो बीमारी का जो पार्ट बोला है, ये ऑलवेज प्रोग्रेसिव है। मैं कभी खुश नहीं रहता था, और शराब जब पीता था तो मुझे थोड़ा बोलते हैं ना कि एक अच्छा महसूस होता था, कि नींद आती थी मुझे, मैं खाना खा पाता था। तो शराब ने दिया हुआ इफ़ेक्ट मुझे बार-बार चाहिए था। तो वो फिर कोई भी मौका हो, या फिर बोलते हैं ना कि अ, मेरे घर में अगर कोई पूजा है, या फिर किसी की शादी है, तो मैं शादियों में भी जाता था। तो मैं पहले जो शादी जिस जगह पे होती थी ना, उधर आजू-बाजू में किधर शराब की दुकान या ठेके है क्या, वो देखता था पहले।
फिर जाके मैं अंदर बैठता था, फिर बीच बीच में उठ उठ के मैं शराब पीता था, फिर जाके शादी जिधर हो रही है उधर बैठता था। तो मेरे लिए वो शादी अटेंड करना इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे वो शराब पी के शादी करना अटेंड करना मुझे ये लगता था। तो जो शराब मेरे लाइफ में जो रोल प्ले कर रही थी, मतलब मैं अगर उठ रहा हूँ तो मैं सुबह उठते ही मैं शराब के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं जब सो रहा हूँ तो मुझे होश नहीं है मैं किस हालत में सोया हूँ, मैंने दिन भर आज क्या किया है, मैंने कुछ होश नहीं रहता था, ब्लैकआउट में मैं चले जाता था। तो मेरी लाइफ जो है अ, ऐसे शुरू थी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बताती है कि व्हेन यू ऑनेस्टली वांट टू बट यू फाइंड यू कैन नॉट क्विट इंटायरली, अगर आपकी दिली तमन्ना है, आप ईमानदारी से चाहते हो शराब छोड़ना लेकिन छूट नहीं रही है, या फिर when you have when you drinking you have a little control over the amount you take। जब मैं पीता हूँ तो मैं हमेशा घर से यही सोच के निकलता हूँ कि मैं आज एक ही क्वार्टर पीऊंगा और घर आके खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, लेकिन मेरा वो कंट्रोल कभी रहा नहीं मेरे पे। तो उस चक्कर में हुआ ऐसा कि अ, मैं बहुत बार मेरे लाइफ में जो लफड़े हुए, मैंने मारा मारी किया या फिर मैंने मार खाया है ना, तो बीवी से झगड़े हुए, मेरे जो जिस जगह पे मैं रहता हूँ उन लोगों से झगड़े हुए, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे झगड़े हुए। तो ये सब शराब पीने के बाद होते थे। उसके पहले मैं कुछ अलग ही इंसान होता था, मेरा जो बिहेवियर होता था वो अलग ही होता था। तो जैसे शादियों में भी मैं जाता था तो अ, जैसे कोई रिश्तेदार मिलते हैं शादियों में, लंबे लंबे के रिश्तेदार या नजदीक वाले रिश्तेदार, तो वो देखते थे कि ये बंदा कोने में बैठा हुआ है ना, तो ये इसका लड़का है, वैसा ऐसे बात करते थे। तो मुझे दिखता था कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मेरी माँ से जब पूछते थे तो इशारे से मुझे दिखाते थे, तो मुझे समझ में आता था ये मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं जाऊं और उनसे बात करूं, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि इनसे क्या बात करना है यार, मतलब मैं तो मेरे मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा इधर आके। तो मैं जब शराब पी के आता था तो मैं खुद जाता था उनके पास कि हाँ अंकल कैसे हो, हाँ आंटी जी कैसे हो, कैसे चल रहा है, क्यों ना। तो वो लोग भी देखते थे कि यार ये अभी मुरझाया हुआ फूल जैसा बैठा था, अभी आके इसको क्या हो गया अचानक से। तो मेरा जो बिहेवियर था वो पीने के बाद ड्रास्टिक चेंज हो जाता था, टोटली चेंज हो जाता था, जो मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे साथ जो पीने वाले थे, मेरे जैसे दोस्त लोग जो थे, वो जैसे पीने को बैठते थे वैसे ही उठते थे, जैसे मतलब उनका जो माइंड सेट है, उनके जो सोच है, उनके जो विचार है, उनके जो जिम्मेदारियां हैं, वो सोच सब वही सोच सोच के वो पीते थे। या फिर उनको अगर कुछ काम करना है तो वो लेके अगर बैठे हैं कि भाई हमको ये काम करना है, और अ, अगर उनका एक एक क्वार्टर पी के हो गए तो चले जाते थे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता था कि अगर किसी ने घर वालों ने बोला है बहुत बार कि भाई मार्केट से कुछ अंडे लेके आना है, मटन लेके आना है, मच्छी मुर्गी जो भी लेके आना बोलते थे मुझे, और मैं ले भी लेता था, लेकिन मैं पीने बैठ जाता था। और पीने के बाद क्या होता था कि मेरी एलर्जी एक्टिवेट हो जाती थी, जो मेरा डिसीज का पार्ट बोला है, मेंटल ऑब्सेशन जो मुझे हमेशा खींचता है शराब की तरफ, और फिजिकल एलर्जी जो मेरे बॉडी में एक फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जो मुझे और शराब मांगती थी। तो वो घर घर पे मेरी राह देख रहे हैं कि भाई ये जो मंगाया लाएगा, और मैं हमेशा वो खरीद के लेके बैठता भी था, लेकिन मैं शराब पीते 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 इतना देर हो जाता था कि मैंने मेरे घर वालों को बहुत बार भूखा रखा हुआ है। तो ये जो मेरा डिसीज का जो पार्ट बोला है कि मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी, ये मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया कि मुझे बोला गया कि भाई तू बीमार नहीं, तू बुरा नहीं है, तू बीमार आदमी है, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर अ सिक मैन। ये जब मुझे लोगों ने बोला तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं इतना बुरा नहीं हूँ यार, जैसे मुझे लगता था, मुझे फील होता था कि मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। और मैं यहाँ पे जब आया अल्कोहलिक एनोनिमस में, तो जब लोग लोग मुझे दिखे कि यार ये तो मेरे से भी बुरी जिंदगी जी के आए हैं, या फिर इन्होंने इनकी लाइफ में बहुत कुछ गंवाया है ना, तो अगर ये लोग आज अच्छी लाइफ जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकता, ये मैं सोचता था अंदर से, और मैं आते रहा।
अब प्रॉब्लम ऐसी होने लगी कि दोस्तों, मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो यहाँ पे मैं एक स्लोगन लोग बोलते थे कि आते रहो, हमें जो मिला है वो तुमको भी मिलेगा, है ना? तो मैं सोचता था कि यार ये जो शेयर कर रहा है, वो बड़ी गाड़ी में आया है ना? तो इसके कपड़े-उपड़े या उसका जो शरीर या उसका जो चेहरा देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत पैसे वाला इंसान है, अच्छे घर का आदमी है, तो ये शायद मुझे भी मिलेगा, पैसे मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, मेरे जो नौकरी गई हुई है, या फिर मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मेरे मेरे टिकट के पैसे नहीं थे, मेरे जो दूसरे जो भाई लोग हैं वो मेरे टिकट निकालते थे। तो मुझे सिगरेट पीने की इच्छा होती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो लोग मुझे सिगरेट पिलाते थे। तो मेरी वो कंडीशन थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। मैं मीटिंग कर रहा था, मेरे में जो एक बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस एक ज़ीरो हो गया था। मैं जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में मैंने शराब पीने के दौरान ऐसे कुछ घटनाएँ की थी कि मुझे काफ़ी शर्म आती थी वो उनके सामने जाने के लिए। वो बुजुर्ग लोग होते थे या फिर औरतें होती थी, तो मेरा जो बिहेवियर था या फिर जैसे मैंने उनके साथ व्यवहार किया था, तो मुझे काफ़ी शर्म आती थी बोल सकते हैं, या फिर मुझे डर लगता था कि मैं कैसे जाऊँ यार इनके सामने। शराब जब मैं पीता था तो मैं बिंदास चले जाता था, मैं सर उठा के चलता था, लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है, अब मैं कैसे जाऊँ इनके सामने, है ना? मैं जॉब पे नहीं था, मैं नौकरी पे नहीं था, तो मुझे ऐसे घर में जब मैं पड़ा रहता था, तो मेरी माँ या फिर मेरी बीवी हमेशा मुझे बोलती थी कि अब तो तू शराब नहीं पी रहा, अब नौकरी का कुछ देखना है कि नहीं? तो मुझे वो भी चिढ़ाती थी कि यार इनको देखा नहीं जा रहा है क्या मैं शराब से दूर हूँ, है ना? तो शुरू में कैसा था कि शुरू-शुरू में जब मैं आया तो मेरे घरवाले खुश थे। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग्स में बहुत प्यार मिल रहा था। मुझे एक छोटे बच्चे की तरह बोलते थे कि अरे भाई क्या, आओ बैठो, चाय पियो, है ना? तो ये जो छोटे बच्चे को किस तरह प्यार मिलता है, छोटे बच्चे को सब उठाने को, गोद में बिठाने को सब, तो उस तरह का जो प्यार मिलता था ना, वो कम होते गया धीरे-धीरे। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं अभी? अभी तो कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझे कि भाई तू मीटिंग में आता क्यों नहीं है, या फिर तू अभी कहाँ मीटिंग करता है? ये सब कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोई हाथ मिला भी नहीं रहा है। तो ये जो मैं सेल्फ सेंटर्ड जो बंदा था ना मैं, ये एक्टिवेट होने लगा मेरे लाइफ में। और घर में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने शराब छोड़ के बहुत बड़ा एक काम कर दिया है। तो मेरी माँ या मेरी बीवी शुरू में मुझे जो पसंद का है खाना वो बना के खिलाते थे, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। लेकिन 8-9 महीने के बाद उन लोगों ने भी ध्यान देना बंद कर दिया। तो वो सोचते थे कि ये काम का तो कुछ देख ही नहीं रहा है, इसको ऐसे ही खिलाते रहे तो ये ज़िंदगी भर बैठ के खाने का इसका आदत लग जाएगा। तो उन लोगों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए, तो मुझे वो भी पसंद नहीं आता था। तो मेरे जैसा अल्कोहलिक जो है, उसको प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरी इच्छा के अगर अगेंस्ट कोई बोलता है, या मेरी मेरी इच्छा के बिना या फिर मेरे मर्ज़ी के खिलाफ कोई अगर कुछ करता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। तो मेरा ईगो है या फिर जो मेरा अहंकार है, वो मुझे बोलता है कि अबे तेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे ये लोग अभी। तू तो एकदम मतलब सोच रहा था जैसा वैसा हो नहीं रहा है तेरे साथ। तो मेरा अंदर ही अंदर मेरे को गुस्सा आने लगता है ना? तो ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। और दोस्तों, मैं जिस एरिया में रहता था, या फिर जि जिन जो जो एरिया में मैं रहता था, वहाँ पे मैंने बहुत लोगों के साथ पंगे लिए थे, पैसे लेके रखे थे। तो ये मुझे डर था कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे मारेंगे ये लोग, या फिर जिससे पैसे लिए वो पैसे की बात बात पूछेगा। तो उनसे भी मैं डर के छुप के घूमता था। मुझे अर्ली सोब्रिटी में ये जो मुझे शुरू के जो 2-4 दिन मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बहुत पसीना आता था, हाथ काँपते थे, रात को मैं सो नहीं पाता था।
तो मैं सोता नहीं था, तो मैं क्या करता था, सुबह-सुबह हमारे यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे मैं चलने को आता था। तो चलने को आता था, वहाँ पे मुझे 1-2 बंदे जिनसे मैंने पैसे लिए हैं, वो दिख जाते थे। तो मैं एक पेड़ के पीछे छुप जाता था, यार ये लोग पैसे माँगेंगे तो इनको जवाब कैसे दूँ? तो ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही थी, लेकिन मैं ऐसा बंदा था कि ये सब बता नहीं पा रहा था किसी को। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सब क्या बताने की चीज़ थोड़ी है। और मीटिंग्स में मैं सुनता था कि स्पॉन्सर लेना चाहिए। मेरे मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे कैसा फीलिंग हो रहा है, ये मुझे बताना चाहिए। तो मुझे लगता था कि इसकी क्या ज़रूरत है यार, है ना? तो हमारा एक बुक है लिविंग सोबर, और वो मुझे एक बंदे ने दिया, और उसमें मैं जब पढ़ने लगा तो मुझे उसमें बहुत कुछ पता चला कि जो हॉल्ट का प्रोग्राम है वो कैसे लेना है ना? एंग्री, हंगर, लोनली, टायर्ड, मुझे भूखा नहीं रहना है, मुझे थका हुआ महसूस नहीं होना है, ज़्यादा ऐसे परिश्रम नहीं करना है, या फिर मुझे अकेले में नहीं रहना है, मुझे लोगों में बात करनी चाहिए, मुझे लोगों से घुलना-मिलना चाहिए ताकि मैं ओपन हो सकूँ। ये सब चीज़ें मैं जब करने लगा तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, मेरे साथ सुबह ऐसा हुआ, मेरे साथ दोपहर में ऐसा हुआ, मेरे साथ शाम में ऐसा हुआ। तो ये फ़ोनो फ्रेंड जो बोलते हैं ना कि आज तो मेरे पास फ़ोन है, लेकिन मैं फ़ोन करने को हिचकिचाता था कि यार इसको फ़ोन करूँगा, तो ये क्या बोलेगा कि ये टाइम पे फ़ोन कर दिया, और मैं करता भी था। तो प्रॉब्लम ऐसा था कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठावे ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जैसे कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मेरे को ऐसे गुस्सा आता था कि यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा? और अगर उसने कॉल बैक नहीं किया तो फिर मैं उसकी ऐसी-तैसी, मतलब ऐसे सोचता था मन में कि इसने कॉल बैक नहीं किया मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो इस तरह का मैं शराबी मेरा विचार जो है, मैं कभी ये नहीं सोचता था कि भाई साहब कुछ प्रॉब्लम में होगा, या फिर उसका मोबाइल कुछ खराब होगा, या उसकी कुछ प्रॉब्लम होगी, ये मैं कभी सोचता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि इसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, है ना? तो ये धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा कि यार एक ने नहीं फ़ोन उठाया तो तू दूसरे को कर, तीसरे को कर। तो ये जो मैं शुरू-शुरू में करने लगा, और अगर मुझे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उसको मैसेज कर देता था, है ना? तो अगर वो सामने वाला मैसेज पढ़ लिया फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, अगर या फिर वो बोल रहा है कि भाई तू कल मेरे को फ़ोन कर या परसों फ़ोन कर, मैं बिज़ी हूँ, तो भी मुझे गुस्सा आता था। तो मेरे जैसा शराबी है ना, इतना अ, आत्म केंद्रित है, या फिर सेल्फ सेंटर्ड है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया चल रही है ना भाई, ये मनोहर की सुननी चाहिए। मैं जो चाहता हूँ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हालाँकि मेरे जो भाई लोग हैं फेलोशिप में, मुझे हमेशा मदद करने को तैयार रहते थे कि भाई ये फिर से शराब नहीं पीवे, तो उनसे जो भी होता था वो करते थे। लेकिन मुझे मुझे कैसा चाहिए ना कि और चाहिए, मुझे और चाहिए। भाई 24 घंटे मुझे प्यार करो, गाना है ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो, वैसा इंसान हूँ मैं। मतलब मुझे अटेंशन चाहिए भाई, मुझे फ़ोन करो, मुझे पूछो मैं कैसा हूँ। यार ये लोग पूछते ही नहीं है मैं किस प्रॉब्लम से जा रहा हूँ, है ना? तो भाई मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि सामने वाले को पता चले कि मेरे लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम चल रही है ना? मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, ये तो मुझे बताना है उनको। तो ये मुझे धीरे-धीरे समझ में आया। अ, और ऑनेस्टी बोला है, मेरा जो प्रोग्राम बोलता है कि रिगरस ऑनेस्टी, मुझे बहुत ईमानदारी से रहना है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ ना कि मैं शुरू-शुरू में मैं बहुत झूठ बोलता था कि मुझे अगर कोई पूछ लेगा ना कि भाई कल कितने बजे सोया? तो मैं बोल दूँगा 6 बजे, अपना 11 बजे सो गया, लेकिन मैं 6 बजे सोता था सुबह, क्योंकि नींद नहीं आती थी। तो कभी-कभी अगर मैं बोल भी दूँ कि मैं 6 बजे सोया सुबह, तो पूछते थे रात को क्या किया? तो मैं बोलता था कि मैं लिटरेचर पढ़ रहा था। लेकिन मैं देखता था कुछ अलग, है ना? मैं वीडियोज़ वगैरह वो आप समझ सकते हो कौन से वीडियोज़, तो वो सब वीडियोज़ मैं देखता था। लेकिन मैं कभी सच नहीं बताता था। लेकिन मुझे धीरे-धीरे ये समझ में आने लगा कि सच बोलने से मेरा फ़ायदा है, लोगों का तो कुछ फ़ायदा है या नुकसान वो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा फ़ायदा है ना? तो ये धीरे-धीरे समझ में आने लगा। और दोस्तों यहाँ पे सोब्राइटी में जो हर्डल्स हैं, यानी कि जो रुकावटें हैं, तो अगर मैं मेरी सोब्राइटी अगर एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं खुश नहीं हूँ,
या फिर मुझे जो शराब मुक्ति का जो अगर आनंद नहीं आ रहा है, तो धीरे-धीरे मेरे कदम शराब की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मुझे समझ में आ रहा था कि अ, कुछ महीनों के बाद वो जो मेरा जो बीमारी का पार्ट है, मैं चिड़चिड़ा, असमाधानी ये सब होने लगता हूँ फिर से, कि मैं जो इंटरव्यू जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पास नहीं हो रहा हूँ, मुझे कॉल नहीं आ रहे हैं, है ना? मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मेरे रिश्ते खराब हैं, वही रिश्ते हैं, वैसे ही हैं, मैं ससुराल नहीं जा रहा हूँ। मेरी वाइफ़ अगर बोल रही कि ससुराल चलते हैं, प्रोग्राम है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू अकेले ही जा, क्योंकि मैंने मेरे सास-ससुर को इतनी गालियाँ देके रखी थी मेरे जो शराबी जीवन में, तो मुझे उनके सामने भी जाने को शर्म आ रही है। तो ये जो गिल्ट लेके मैं चल रहा हूँ, मेरा जो पछतावा है लाइफ में, क्या करके बैठा हूँ मैं, तो ये मेरा जो पास्ट है ना, मुझे छोड़ता नहीं है। मेरा जो मैंने जो करके आया हूँ ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। तो उसका रीज़न ऐसा था कि मैं उसकी वजह से मैं हमेशा डर में रहता था, मैं गिल्ट में रहता था, पश्चाताप रहता था मुझे, डर रहता था मुझे, है ना? तो मुझे मुझे हैप्पी जो अंदर से जो खुशी की भावना है ना, वो कभी महसूस नहीं होती थी, जो मैं शराब पीने के टाइम महसूस किया करता था। तो अब शराब तो नहीं पी सकता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे बोला गया है कि स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल इज जस्ट अ बेयर बिगिनिंग, मतलब शराब से दूरी ये हमारा शराब जो रिकवरी का जो है वो पहला कदम है, शराब से दूरी पाना। तो पहला कदम मतलब बाकी के कदम क्या है भाई, मतलब जो अब मुझे खुशी रहने में मदद करें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मेरे क्वेश्चन्स थे, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अब सब समझ में आ रहा है, स्टेप्स क्या होते हैं, बिग बुक क्या बोलती है ना? तो प्रोग्राम अभी मुझे समझ में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी शेयरिंग्स मैं सुनता था, तो उसमें मुझे एक शेयरिंग में ऐसे सुनाई दिया कि अगर मुझे लगे ना कि मुझे सब मालूम हो गया, तो मेरा सोच लेना कि मेरी बीमारी फिर से मुझ पे हावी हो रही है। तो यहाँ पे बोलते भी हैं कि शुरू में बोलते थे कि अपनी अक्ल होशियारी बाहर रख के आओ, दरवाजे के बाहर रख के आओ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, ये ऐसी कैसे बात कर रहा है यार, अक्ल होशियारी बाहर रख दो। तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैं जो सोचता हूँ ना कि मेरा दिमाग सबसे अच्छा है, मुझे सब कुछ पता है, या फिर मुझे इन लोगों से मैं ग्रेट हूँ, ये जो फीलिंग है ना, वो मुझे बाहर फेंकनी है। मुझे सब पता है, मैं कर लूँगा अपने अकेले के दम पे, मैं शराब से दूर रह पाऊँगा। मैं हमेशा है ना नेगेटिव सोचने वाला इंसान हूँ कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन वो क्यों बोल रहा है वो कभी सोचता नहीं था मैं। तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि अगर मेरा दिमाग अगर सही सोचता था, अगर मेरी जो विचार है वो सही होते थे, तो मैं आज मौत के दरवाजे पे खड़ा होके अल्कोहलिक एनोनिमस में आता नहीं था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बेहतर हुई रहती थी। मेरे जो विचार हैं या फिर मेरा जो जीवन है, ये मेरा सही नहीं था, इसलिए तो शायद मैं मरने की कगार पे पहुंच गया। तो ये धीरे-धीरे मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में समझने लगा। तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो गिल्टी की भावना है, या फिर जो हमेशा मैं डर में जीने वाला, मेरे को रिज़नमेंट है अंदर से, मेरे को चिढ़ है, लोगों से चिढ़ है आज भी, है ना? तो मेरा ये सब चीज़ें अगर मुझे मेरा जो पास्ट है मुझे हमेशा सताता था, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि जब तक मैं मेरी इन्वेंटरी लेता नहीं हूँ, या फिर जब तक मैं ये जो प्रोग्राम है रिकवरी का ये करता नहीं हूँ, तो मुझे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मतलब मेरा जो लोगों को देखने का दृष्टिकोण है, या फिर जो मेरा जो ईश्वर के प्रति जो मेरा है देखने का दृष्टिकोण, या फिर मैं खुद क्या हूँ, ये मुझे समझने के लिए मुझे 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है वो करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। अब स्पॉन्सर भी क्यों लेना है ये मैं सोचता था कि स्पॉन्सर लेने से क्या हो जाएगा यार, वो भी तो एक शराबी है, वो क्या बताएगा मुझे क्या 12 स्टेप की ज़रूरत है। अब उसमें होता क्या था कि बहुत सारे लोग जो हैं फेलोशिप में बोलते थे कि स्टेप करने की क्या ज़रूरत है भाई, हमको देख हम इतने साल सोबर हैं बिना स्टेप किए। तो उसमें से अगर
100 में से अगर 99 लोग अगर बोलेंगे स्टेप करने की जरूरत है और एक बंदा अगर बोल दे कि स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको उसको पकड़ लेता था कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। 99 लोग बोल रहे हैं वो खराब है, मतलब एक बंदा बोल रहा है ना कि स्टेप की जरूरत नहीं है, तो ये शायद मतलब मुझे कैसा है कि मेरे को जो नहीं करना है ना वो मुझे ऐसा कोई बोलने वाला चाहिए। तो मैं मेरा कन्वीनियंस के हिसाब से करने वाला इंसान हूँ। मुझे जो पसंद है वो मैं करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा के खिलाफ या मेरे जो मर्जी के खिलाफ अगर मुझे कुछ करने को कोई बोलता है ना तो मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता था कि स्टेप्स करने से क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर लेने से क्या हो जाएगा, है ना। तो मुझे धीरे धीरे जब मैं देखा कि क्या इम्पोर्टेंट क्यों है ये मेरे लिए, जो जिंदगी में शराब के बिना भी खुश नहीं था मैं। काफी वक्त के बाद जो गुलाबी बादल है वो छटने लगे थे। तो वो जो लाइफ है ना, जो बोलते हैं कि हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, तो वो मेरे मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं मेरे अंदर से मुझे वो खुशी नहीं थी। तो जब मैं स्टेप करने लगा, मेरा स्पॉन्सर लिया मैंने, स्टेप स्पॉन्सर लेने के वक्त भी मुझे बहुत सारे रिजेक्शन हुए दोस्तों। मैं किसी भाई को अगर बोलता था कि आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे तो नहीं बोल देता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नहीं बोला मुझे। लेकिन मैं बोलते ना कि जैसे मैंने बिल डब्ल्यू का एक वाकया सुना था कि जब बिल डब्ल्यू को जब ऑब्सेशन आया था, तो उन्होंने एक किसी शराबी को ढूंढने को शुरू किया, और जब उन्होंने फोन लगाया तो उनके 1 2 3 ऐसे 9 बार उनके नंबर गलत लगे, और 10वां नंबर जो था वो डॉक्टर बॉब का था। मतलब उनसे उनका कनेक्शन हुआ। तो बिल डब्ल्यू इतनी कोशिश करता है दूसरे कांटेक्ट करने के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब एक ने नहीं बोला तो दूसरे को क्यों नहीं पूछ सकता, तीसरे को क्यों नहीं पूछ सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। मेरा जो ये है आत्मसम्मान है या सेल्फ एस्टीम है, वो उसको चोट पहुंचती है कि इसने नहीं कैसे बोल दिया यार मुझे, है ना। तो उसकी बजाय मैंने ये सोचा कि चलो भाई ये नहीं बोल रहा तो इसको पूछ के देखते हैं, है ना। तो उस तरह से मुझे एक स्पॉन्सर भी मिला। और स्पॉन्सर जब मिला तो चौथी स्टेप जब मुझे करने बोला उसने, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो मुझे मुझे डर लग रहा था कि ये डिस्क्लोज कैसे करूँ, ये कैसे बताऊं मैं इसको, फिफ्थ स्टेप में कैसे बताऊं मैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, मैं मोरली बहुत अच्छा हूँ। तो मेरा असली रूप दिखाने की जरूरत क्या है, असली रूप किसी को बताने की जरूरत क्या है। तो ये मैं उस वक्त सोचता था दोस्तों। लेकिन मुझे फिफ्थ स्टेप में 12 में लिखा हुआ है, इफ आई स्किप दिस वाइटल स्टेप आई मे नॉट ओवरकम माई ड्रिंकिंग। अगर मैं ये स्टेप अगर मैं छोड़ दूं या फिर 1 से 3 करूं, फिर डायरेक्ट उड़ी मार के 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो भी ये करने लगूं, तो मैं शायद फिर से शराब पी सकता हूँ। और मुझे शराब फिर से नहीं पीनी थी, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि टू बी डूम टू एन अल्कोहलिक डेथ, या तो शराब पी पी के वो नरक भरी जिंदगी फिर से जीना, या फिर वो बदतर जिंदगी जी जी के मर जाना। क्योंकि शराब के जो परिणाम है वो वही है कि प्रीमेच्योर डेथ, काली मृत्यु या फिर पागलपन। तो पागलों जैसा तो मैं था ही, मेरी मृत्यु भी नजदीकी थी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं थोड़ा अच्छा हो गया था हेल्थ वाइज। तो पागलपन थोड़ा ऐसा लग रहा था मुझे कम होगा, लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैं पीऊंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है टू बी डूम टू एन अल्कोहलिक डेथ और लिव लाइफ ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस। या तो ये आध्यात्मिक जीवन जी के अल्कोहलिक एनोनिमस का आध्यात्मिक जीवन अपनाओ, या फिर वो पी के मर जाओ। तो इसमें से दो चीज उसमें से मुझे चॉइस करनी है, मुझे क्या चाहिए। तो मैं जब सोचा कि मुझे फिर पीना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे कोशिश करनी है जैसे बाकी लोगों ने कोशिश की है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं जब स्टेप्स पे आगे बढ़ने लगा दोस्तों, तो हमारा जो स्टेप्स जो प्रोग्राम है वो एडमिशन का है, डिपेंडेंसी ऑन गॉड, फिर कन्फेशन, खुद की सेल्फ इन्वेंट्री लेता हूँ मैं, कन्फेशन करता हूँ मैं मेरे स्पॉन्सर के सामने, जो भी मैंने किया है काला चिट्ठा लाइफ में वो सब बताता हूँ उसको।
है ना? और अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे एक फिर से मौका देती है एक लाइफ फिर से जीने का। जिन लोगों को मैंने दुखाया है, जिन लोगों से मैंने पंगे लिए लाइफ में, वो फिर मेरे घर के हों या मेरे दूर के रिश्तेदार हों या फिर मेरे दोस्त हो, मेरे ऑफिस के लोग हों, ये सबसे मुझे फिर से रिश्ते बनाने का मौका देती है। और उसके लिए मेरे को 9 स्टेप दिया हुआ है जिसमें मैं अमेंड्स करता हूँ मेरे। तो दोस्तों ये जो जीने का जो तरीका मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस देती है, 4 to 9 में जब करता हूँ तो मुझे ना वो अलग ही फीलिंग आती है। मेरे जो लाइफ में जो एक बोझा लेके मैं घूम रहा था मेरे सर पे या फिर मेरे कंधों पे, वो बोझा मतलब डर का बोझा, मेरा जो पश्चाताप का बोझा या फिर बहुत सारे ऐसे जो कारनामे मैंने किए थे वो जो मैं लेके घूमता था, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ था। जो मेरा जो दिमाग का जो हार्ड डिस्क है उसमें सब घटनाएं सेव थी। लेकिन ये जब मैं स्टेप करता हूँ तो धीरे 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 सब बाहर निकल के बाहर निकली। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि यार ये लाइफ मैं क्यों मिस कर रहा था इतने दिनों से, है ना? तो मैं स्टेप्स क्यों डिले कर रहा था। तो वो फीलिंग आने लगी। और एक बोलते हैं ना कि अंदर से जो एक एक बहुत बड़ी भार वाली जो चेस्ट में या हार्ट में मेरे जो कुछ दबा हुआ था वो सब निकल के अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्लीन हो गया। और वो फीलिंग आने लगती है दोस्तों। तो फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि मैं 10 स्टेप करने लगा। 10 स्टेप मतलब मेरी जो डेली इन्वेंट्री है, जैसे जैसे मेरा स्पॉन्सर मुझे बताते गया मैं करते गया। और यहाँ पे मैंने एक ही काम किया कि मैंने दिमाग नहीं लगाया। और फिर मैं जॉब के इंटरव्यूज जाता था तो उसके बाद मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। मेरा जो बात करने का तरीका है वो मैं हिचकिचाता नहीं था, अच्छे से इंटरव्यू देता था। तो शुरू में मैं जब इंटरव्यू में लगा, पहली जॉब पे लगा, तो पहली जॉब ऐसे थी कि मुझे मेरी जो सैलरी थी, जो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जो जॉब करता था, तो उसकी उसकी सैलरी 100 रुपए थी। तो मुझे यहाँ पे 25 रुपए मिलते थे। तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पे मुझे 100 रुपए मिलते थे, यहाँ पे 25 मिलते थे। और काम मेरा दुगना था। मुझे बहुत सारी डांट मिलती थी, मुझे बहुत सारे चिल्लाते थे क्योंकि मेरा जो बॉस था वो बहुत गुस्सैल था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में होने की वजह से, प्रोग्राम पे काम करने की वजह से, प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स पे चलने की वजह से मैं उस बॉस को झेल पाया, मैं उस जॉब को कर पाया, है ना? तो मुझे जब अगर स्टाफ के सामने 4 जन के सामने मुझे अगर वो बोल रहा है कि तेरी सूरत सिर्फ अच्छी है, बाकी तुझे अक्ल तो तेरे को गोबर जैसी है, ये सब मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था वो। लेकिन मैं एक्सेप्ट करता था कि चलो ठीक है यार, बोल रहा है बोलने दो, बोलने से थोड़ी ना हो जाता हूँ मैं। तो ये जो सोच थी मेरी, मैं शाम को फिर मेरे स्पॉन्सर से ये सब बताता था कि यार ऐसे ऐसे हुआ, तो मुझे समझाता था कि देख भाई ऐसा है वैसा है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही बीमार हूँ, बाहर भी लोग हैं जो बीमार हैं। लेकिन मैं कैसा करता था, सुबह अगर उसने मुझे डांटा है तो शाम तक मैं रिजनमेंट रखता था। और शाम को मेरा जो बॉस है वो मुझे बोलता था कि भाई चाय पियेंगे चलो, साथ में मैं चाय पीता था। मैं सोचता था ये साला सुबह मुझे चिल्लाया, अभी मुझे चाय पिला रहा है साथ में बैठा के, तो ये किस तरह का इंसान है? तो मुझे समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो नेवर एंडिंग है। मैं मतलब जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं, जैसे नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं, वो मैं ऐसे नहीं हूँ। मुझे अगर मेरे इच्छा के खिलाफ या मेरी कोई इंसल्ट करता है तो मुझे सहन नहीं होता है। तो मैं वो सहन नहीं होता तो मुझे गुस्से में चले जाता हूँ। और वो गुस्सा फिर रिजनमेंट, वो फिर रिजनमेंट मेरे दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिजनमेंट स्टोर हुए थे, तो मुझे अभी नहीं रखना है सब रिजनमेंट। एक्सेप्टेंस, क्या मुझे हर चीजों का एक्सेप्टेंस आने लगा। हाँ चलो सैलरी कम है ना भाई, आज की लाइफ मुझे ईश्वर ने जिंदा रखा है। एक टाइम पे मैं सोचता था कि मैं कभी काम कर पाऊंगा क्या, मैं कभी शराब से दूर रह पाऊंगा क्या। तो ये तो सपना था मेरा। तो आज मैं जी रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरी जो बीमारी है, जो बीमारी का जो पार्ट है, मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रहने वाला, ये बार बार मुझे दबोचता है ना?
तो इसमें मुझे मदद होती है मेरे प्रोग्राम की, मेरे स्पॉन्सर की। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। क्योंकि आज मेरी जो बीमारी का जो पार्ट है, मेंटल ऑब्सेशन नहीं है, मेंटल ऑब्सेशन नहीं है इसलिए मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। तो मेरी फिजिकल एलर्जी भी एक्टिवेट नहीं हो रही क्योंकि पेट में शराब नहीं जा रही है। लेकिन मेरा जो तीसरा पार्ट है, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, आध्यात्मिक जो बीमारी है, वो घूम घूम के मुझे बार बार दबोचने की कोशिश करती है। उसके लिए मुझे 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है वो जब मैं करता हूँ तो मुझे ना उससे बोलते हैं कि एक एक दिन के हिसाब से मुक्ति मिलती है। तो आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, मैं कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं बिना शराब के आज खुश रह सकता हूँ, बिना शराब के मुझे नींद आती है, बिना शराब के मैं खाना खा पाता हूँ, बिना शराब के मैं रिश्तेदारों में घूम जाता हूँ। मेरे सास ससुर से मैंने अमेंड्स किए हैं। मेरे जो घर में जो मेरी बीवी है, मेरी माँ है, उनके साथ तो लिविंग अमेंड्स वो तो हमेशा मरते दम तक करने हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मुँह से या मेरे बिहेवियर में ऐसा कुछ ना हो ताकि उनको कुछ दुःख हो। क्योंकि उन्होंने बहुत मेरी वजह से बहुत दुःख झेले हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, तो अब मेरी बारी है कि मैं सहन करूँ उनको, भले वो कुछ बोले या कैसे भी बिहेव करें। तो ये जो पावर मुझे देता है ये प्रोग्राम, बोलते हैं ना कि वन डे एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं आज खुश हूँ तो कल भी खुश रहूँगा, कल मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मैं शराब जाके पीऊँ। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो मुझे ईश्वर की तरफ ले जाता है। जो मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, सेल्फिश हूँ, उससे मुझे गॉड सेंटर्ड बनाता है। अब गॉड बोले तो शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ईश्वर क्या है, ये क्या भगवान की बातें करते हैं। बट आज मुझे लगता है, एक फेथ है, ट्रस्ट है कि अ, उसी ईश्वर ने मुझे आज तक जिंदा रखा है और वही ईश्वर मुझे मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा। तो इस भरोसे पे मैं चल रहा हूँ आज। आज शराब से दूर रह के बहुत अच्छा मजा ले रहा हूँ लाइफ का। फैमिली में अच्छे से वही वाइफ के साथ रह रहा हूँ, उसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ मुझे डर लगता था बाहर निकलने के लिए। तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मेरे दिमाग से नहीं चलता हूँ। आज मेरे स्पॉन्सर की मदद लेता हूँ, मैं मीटिंग्स में आता हूँ, मीटिंग्स सुनता हूँ, भले वो आधे घंटे या 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, बट सुनता हूँ। क्योंकि अगर मेरी विलिंगनेस है तो मुझे वो रास्ता मिलता है। और ये एक दिन का प्रोग्राम है और एक दिन के हिसाब से ही लेने को सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सोचूंगा कि मुझे सब मालूम पड़ गया है या मुझे सब आता है तो मेरी बीमारी मुझ पे हावी हो जाएगी और मेरी बीमारी को मुझ पे हावी नहीं होने देना है। इसीलिए मैं मीटिंग्स करता हूँ। मैं ये जो भी बोला ये मेरे अनुभव है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब भाइयों पे लागू है या फिर उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। ये मुझे जो लगा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मेरे लाइफ में वो मैंने बांटने की कोशिश की। इससे किसी को फायदा हो ना हो, बट इसको ये जब मैं शेयर करता हूँ तो मुझे जरूर फायदा होता है क्योंकि मैं एक दिन और शराब से मुक्त हो जाता हूँ। तो मुझे बोलने का मौका दिया, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफी चाहता हूँ। कामिल भाई और सभी हेल्पिंग एंड ग्रुप के मेंबर्स और आप सभी लोगों ने शांति से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।